दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, ज्वालामुखीता के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, एवं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। तो यदि आपने दोस्तों प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, तो आप प्लीज़ पहले जा करके वो देखिए, फिर आप ये वाला चैप्टर देखिए। क्योंकि आप यदि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से समझ लेंगे तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। उससे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझा था कि कैसे ज्वालामुखी बनते हैं, कैसे ज्वालामुखी उद्गार वगैरह होता है, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ दो शब्द मैंने लिखे हैं, एक ज्वालामुखी और एक ज्वालामुखीता, है ना। तो ज्वालामुखी मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसा छिद्र होता है, ठीक है, जिससे बाहर लावा निकलता है, गर्म गैसेस निकलते हैं और अन्य पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। इसके अलावा ये एस्थेनोस्फीयर है, ठीक है। ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। अब एस्थेनोस्फीयर क्या होता है ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी चर्चा की थी, प्लेट टेक्टोनिक में भी बहुत डिटेल में चर्चा की थी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए यदि नहीं देखें तो, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर है यहाँ पर क्या होता है? लावा होता है ना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर क्या है? स्थल मंडल है, स्थल मंडल है, ठीक है। जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर महासागर हैं, सागर हैं, ठीक है, और जो स्थल भाग है जहाँ पर्वत पहाड़ मैदान है, ठीक है। तो ये स्थल मंडल है, ठीक है। अंदर इसको मैग्मा बोलते हैं जब लावा अंदर रहता है, ठीक है, मैग्मा है अंदर। तो देखिए दोस्तों यहीं पे मैंने आपको बताया था जो ये एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे जो ये पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो भी मैग्मा होता है, तो यहाँ पर संवहनी तरंगें होती हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, उस प्रकार से वो घूमते हैं, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं और ये सभी चीज़ें ऊपर की ओर बल लगाती हैं, ठीक है। जिससे दोस्तों यदि कहीं पे प्लेट कमज़ोर है तो वो ब्रेक हो जाती है और इस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ज्वालामुखी बन जाता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है। पहले हमने डिटेल में चर्चा की थी प्लेट टेक्टोनिक में, ठीक है। तो दोस्तों जहाँ से ये ज्वालामुखी जन्म लेता है, ये यहाँ से जहाँ से जन्म लेता है, तो इसे बोलते हैं मैग्मा हर्थ, मैग्मा हर्थ, ठीक है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, मैग्मा हर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है दोस्तों पाइप, जहाँ से ये लावा ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये पाइप के थ्रू, तो इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। यहाँ से जो मैग्मा होता है वो बाहर आता है। देखिए जब ये जो मैग्मा अंदर होता है, ठीक है, हमारी पृथ्वी की, तो इसे बोला जाता है मैग्मा, और जब यही बाहर आ जाता है ये पदार्थ, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे लावा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, जब ये अंदर रहता है तो इसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे जब अंदर रहेगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो इसे बोलेंगे लावा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया पाइप। इसके अलावा दोस्तों ये होता है जो एक आकृति बन जाती है इसके, ठीक है, इस प्रकार से जो, तो इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या फिर शंकु, ठीक है। देखिए जब मैग्मा ऊपर आता है, ठीक है, और इस प्रकार से ये फैलता है तो एक आकृति बना लेता है पर्वत टाइप की या शंकु टाइप की, ठीक है। तो जब पर्वत छोटा रहेगा तो उसे हम ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं, और यदि जब थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो एक ही चीज़ है ज्वालामुखी पर्वत और शंकु, ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी पाइप हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों ये जो इसमें जो पार्टिकल निकलते हैं ऊपर तक जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल, है ना, जलवाष्प वगैरह, धूल के कण, राख, ठीक है, तो इसे बोलते हैं नुई आर डेंटे, ठीक है, नुई आर डेंटे, यही नाम है इसका, ठीक है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ठीक है, जैसे गैस हो गई, जलवाष्प हो गई, धूल के कण हो गए, राख हो गए, ठीक है, तो ये ऊपर तक जो जाते हैं, है ना, इससे निकल करके, तो उसे बोलते हैं नुई आर डेंटे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ज्वालामुखी के संबंध में, है ना। क्या क्या हमने देख लिया? एक तो मैग्मा हर्थ हो गया जहाँ से ज्वालामुखी जन्म लेता है, ठीक है, जहाँ से ये जन्म ले रहा है यहाँ से,
ठीक है। इसके अलावा जब ये मैग्मा अंदर है तो इसे मैग्मा बोलते हैं, जब ऊपर आ जाता है तो इसे हम लावा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ से ये ऊपर आता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पाइप, है ना, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप, ठीक है। इसके अलावा ये जो आकृति बन रही है इसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत या फिर ज्वालामुखी शंकु। इसके अलावा जो भी पदार्थ ही ऊपर तक उड़ रहे हैं इसे बोलते हैं नुई आर डेंटे, है ना दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब इससे जो पदार्थ निकलते हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं कि इससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं निकलने वाले पदार्थ कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है या फिर इसका उद्गार होता है तो उससे इससे कौन कौन से पदार्थ वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो जो गैसें निकलती हैं, ठीक है, गैसों के अंतर्गत क्या क्या होता है, सबसे पहले जलवाष्प होता है, ठीक है, ठीक है, जलवाष्प होती है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी एक प्रमुख गैस होती है CO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, SO2। तीसरी गैस होती है दोस्तों CO2, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। चौथी गैस होती है CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो गैसों में क्या क्या निकलता है, जलवाष्प निकलती है, CO2 निकलती है, SO2 निकलती है और CO निकलती है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी गैसें यहाँ पे निकलती हैं, ठीक है। इसी के साथ और क्या निकलते हैं, और धूल के कण वगैरह भी निकलते हैं, धूल कण, ठीक है। तो धूल कण में भी देखिए दोस्तों, यदि 0.05 mm तक का कोई पार्टिकल निकला है यहाँ से तो उसे हम बोलेंगे धूल कण, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषक का कार्य करते हैं, वायु प्रदूषण, ठीक है। देखिए जब कोई भी ज्वालामुखी फटता है या फिर विस्फोट होता है, ठीक है, तो इससे जो पदार्थ निकलते हैं या फिर एक धूल धुआं राख वगैरह का एक गुब्बारा होता है, इसे पूरे हमारे वायुमंडल में ऐसा छा जाता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं जो भी इससे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। तो धूलकण जो होते हैं 0.05 mm तक के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो वायु प्रदूषण करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ऐश राख, ऐश राख, ठीक है, ऐश राख इससे निकलती है, ऐश राख, ठीक है। ये जो पार्टिकल होते हैं ये 0.05 से लेकर के 0.5 mm तक के होते हैं, ठीक है, ऐश राख। एक निकलती है कोल राख, कोल ऐश या फिर कोल राख, ठीक है, कोल ऐश या फिर कोल राख। ये दोस्तों 0.5 mm से लेकर के 4 mm तक के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, धूलकण हो गया, 0.05 mm तक के वायु प्रदूषक होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ऐश राख होती हैं दूसरा, ठीक है। तीसरे होते हैं कोल ऐश या फिर कोल राख होते हैं 0.5 से 4 mm तक, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है लिपारी, ठीक है, इसे ब्रेसिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये होते हैं 32 mm तक, ठीक है, लिपारी या फिर ब्रेसिया, ठीक है। और एक अगला पार्टिकल होता है जिसे बोलते हैं बम, ठीक है, ये होता है 32 mm से अधिक, ठीक है, 32 mm से। तो ये कुछ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले धूलकण जो होते हैं 0.05 mm तक के होते हैं, ठीक है, ये वायु प्रदूषण करते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर तक जाते हैं। एक होते हैं ऐश या फिर राख, ठीक है, 0.05 से लेकर 0.5 mm तक, ठीक है। कोल ऐश होती है फिर राख होती है जो 0.5 से लेकर के 4 mm तक होती है। लिपारी ब्रेसिया होते हैं 32 mm तक, और बम होते हैं 32 mm से अधिक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार होता है तो ये चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। इसके अलावा लावा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और जलवाष्प वगैरह ये सब मैंने बता दिया, है ना। अब चलते हैं आगे। अब जो लावा इससे निकलता है दोस्तों उसके हम प्रकार देख लेते हैं कि, है ना, ये तो पार्टिकल होगा जो पदार्थ निकल रहे हैं उससे, ठीक है। अब जो ये लावा निकलता है वो किन किन प्रकार का निकलता है वो देख लेते हैं, है ना। लावा के प्रकार, जो इससे लावा निकलता है बाहर, ठीक है, इसके प्रकार या फिर टाइप हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम समझते हैं अम्लीय लावा, अम्लीय लावा, अम्लीय लावा या फिर एसिडिक लावा, ठीक है। तो दोस्तों जो अम्लीय लावा होता है, ठीक है,
ये निकलता है, तो ये गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा होता है ना, गाढ़ा चिपचिपा होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 1000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों 1000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि ये गाढ़ा है दोस्तों, थे ना, तो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है ना। जब कोई चीज़ गाढ़ी होगी तो बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेगी नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, ठीक है। चूंकि फैलता नहीं है इसलिए इससे ऊंची आकृतियाँ बनती हैं। नॉर्मली देखेंगे हम तो जो पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, इसी से होता है, ठीक है। पर्वतों वगैरह का जो निर्माण होता है, ऊंची आकृति बनती है शंकु वगैरह की, वो अम्लीय लावा से ही बनती है, ठीक है। इसके अलावा और आगे यदि हम बात करें दोस्तों, है ना, तो अम्लीय लावा से और क्या, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होती है, एक पॉइंट इसमें ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चूंकि ये गाढ़ा होता है, ठीक है, और चिपचिपा होता है, तो इसकी ठंडी होने की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो होती है ना। जब ये लावा ठंडा होगा, ठीक है, ठंडा होने की प्रक्रिया क्या होगी, स्लो होगी, है ना। कोई भी चीज़ गाढ़ी होगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी, ठीक है। तो गाढ़ी होने की प्रक्रिया इसकी स्लो होती है, ठीक है। इसके अलावा पूरे विश्व में दोस्तों लगभग 10% ज्वालामुखी हैं, उससे अम्लीय लावा निकलता है, ठीक है। 10% ज्वालामुखी हैं जिनसे अम्लीय लावा निकलता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसको लिपारी बोला जाता है ना, लिपारी भी बोला जाता है। देखिए जो भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में, ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी है, स्ट्रॉम वैली, ठीक है। यहाँ से अम्लीय लावा निकलता है, एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ठीक है। तो भूमध्य सागर इटली में एक ज्वालामुखी है, स्ट्रॉम वैली, ठीक है, इससे अम्लीय लावा निकलता है, ठीक है, और इसको लिपारी बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार हम क्षारीय लावा भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो दूसरा है क्षारीय लावा या फिर बेसिक लावा, है ना। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो ये गाढ़ा होता है, तो ये क्या होगा, पतला होता है ये थोड़ा, है ना। जब पतला होगा तो दूर तक फैलेगा। जब दूर तक फैलेगा तो इससे पठारों का निर्माण होता है ना, पठारों का निर्माण होता है। जैसे दक्कन का पठार वगैरह है ना, तो वो भी लावा से बना है, ठीक है। तो पठारों का निर्माण होता है। इसके अलावा पतला होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसका दोस्तों, यदि हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना, 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसका क्या था, 1000 से कम था, है ना। तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, जो अम्लीय लावा होता है, ठीक है। इसके अलावा इससे पठारों का निर्माण होता है, ये भी हो गया। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है अम्लीय लावा, क्षारीय लावा में। और हमारे यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड में जो 90% लावा निकलता है वो क्षारीय प्रकार का ही निकलता है ना। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए अम्लीय लावा में मैंने क्या बताया, गाढ़ा चिपचिपा होता है, क्षारीय लावा पतला होता है, ठीक है। अम्लीय लावा क्या होता है, इसका टेम्परेचर यदि हम इससे कंपेयर करें क्षारीय लावा से, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका अधिक होता है। इसका 1000 होता है, इसका 1000 से 2000 होता है, ठीक है। ये दूर तक फैलता नहीं है क्योंकि गाढ़ा होता है, ये दूर तक फैलता है क्योंकि पतला होता है, ठीक है। इससे नॉर्मली पर्वतों शंकुओं का निर्माण होता है, इससे पठारों का निर्माण होता है क्योंकि दूर तक फैलता है, ठीक है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है ना। इसके ठंडा होने की प्रक्रिया स्लो है और ये जल्दी ठंडा नहीं होता क्योंकि पतला होता है, ठीक है। तो देर से ठंडा ये होता है ना। इसके अलावा विश्व में मात्र 10% ज्वालामुखी से अम्लीय लावा निकलता है और मैक्सिमम से क्षारीय लावा निकलता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट दोस्तों, जो ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी होते हैं, इन्हें पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व, है ना। इसका मतलब क्या है, पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि देखिए हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा था कि जब अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है, तो ये जो पदार्थ हैं अंदर
अंदर से बाहर की ओर निकलने के लिए प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, उससे प्रेशर कम हो जाता है पृथ्वी के अंदर का, है ना, जहाँ भी ये होता है, ठीक है। तो ये बाहर निकल आते हैं ज्वालामुखी के थ्रू, इसलिए इसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं ना, अब हम देखते हैं दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकार, है ना, ज्वालामुखी के प्रकार। सबसे पहले हम समझते हैं उद्गार के अनुसार। उद्गार के अनुसार, है ना। हमने देखा था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक में, है ना, दो प्रकार से उद्गार होता है। एक तो जब ये दो प्लेटें दूर जा रही हो, है ना, मतलब जब अपसरण हो रहा हो, जब अपसरण होता है दो प्लेटों के बीच में, ठीक है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, अपसरण होता है। ये प्लेटें हैं दो, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है दोस्तों, आप प्लीज़ यदि वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो जाकर के देखें, है ना। इसके अलावा दो प्लेटें जब पास आती हैं, है ना, एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ये इस साइड आ रही है ये, तो जब अभिसरण होता हो, ठीक है। देखिए जब दो प्लेटें दूर जाती हैं तो उसे अपसरण बोलते हैं, जब पास आती हैं तो उसे हम अभिसरण बोलते हैं, या फिर टकराती हैं, ठीक है। तो देखिए इससे जो लावा निकलता है दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है, ये हमने चर्चा की थी। इससे क्या होता है, कटक का निर्माण होता है, ठीक है, महासागरीय कटकों का इससे निर्माण होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दरारी उद्गार। दरारी उद्गार, दरारी उद्गार का मतलब क्या है, एक बहुत बड़ी दरार पड़ी, है ना, दो प्लेटों के बीच में लंबी, और उससे जो लावा निकला, ठीक है। और दूसरा है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार, इसको हम बोलेंगे केंद्रीय उद्गार, कि एक होल के थ्रू, ठीक है, ज्वालामुखी से लावा निकला बाहर, ठीक है। एक हो गया ये पहला, और ये हो गया केंद्रीय उद्गार दूसरा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दो प्लेटों की टक्कर हुई, एक प्लेट हैवी वाली प्लेट नीचे आ गई, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्लेट में मान लीजिए बल लगाया, यहाँ से प्लेट कमजोर है, ठीक है, प्लेट यहाँ से ब्रेक हो गई, और इस प्रकार से यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब देखिए अपसरण, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दरारी उद्गार के। जैसे मध्य अटलांटिक, जो मध्य सागरी महासागरीय कटक है ना, तो अटलांटिक महासागर में है, जैसे अटलांटिक महासागरीय कटक, ठीक है, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। हिंद महासागर में भी है ना, प्लेट टेक्टोनिक में हमने पढ़ा था ये हिंद महासागरीय कटक, ठीक है। इसके अलावा तीसरा प्रशांत महासागर में भी है ना, प्रशांत कटक हो जाएगा एक, प्रशांत कटक, ठीक है। तो देखिए कटक क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए महासागर है कोई, ठीक है, ये महासागर है, ठीक है, और यहाँ से ज्वालामुखी कोई, मतलब यहाँ से कोई प्लेट टूटी इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से जब ये उद्गार होता है ज्वालामुखी का, ठीक है, एक लंबी प्लेट होती है इस प्रकार से, है ना, ऐसा ये पूरी प्लेट है मान लीजिए, है ना। तो यहाँ से जो ज्वालामुखी, यहाँ से जो लावा निकलता है इस प्रकार से, तो इसको हम बोलते हैं दरारी उद्गार, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी निकलता जाता है, ठीक है, और ये महासागरीय जल से ठंडा होकर के प्लेटों में चिपकता जाता है, प्लेटें दूर जाती हैं, ठीक है। इससे क्या भूपरपट्टी का निर्माण होता है ना। तो इससे जो ये आकृति बनती है इस प्रकार से, छोटे छोटे से पर्वत समुद्र के अंदर, उसको हम बोलते हैं एक प्रकार से कटक, है ना। तो ये कटक होते हैं, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख सकते हैं मेरी, है ना, लेक्चर। इसके अलावा जो अभिसरण की क्रिया है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए परिप्रशांत मेखला है ना, परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला मतलब ये है कि जो प्रशांत महासागर के आसपास जो भी ज्वालामुखी होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे जापान हो गया, फिलीपींस वगैरह हो गया, है ना, यहाँ पे जो भी ज्वालामुखी वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो केंद्रीय उद्गार का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी के प्रकार उद्गार के अनुसार होगा, दो प्रकार के, एक होता है दरारी उद्गार, एक होता है केंद्रीय उद्गार। दरारी उद्गार में क्या होता है, दो प्लेटें दूर जाती हैं, अपसरण होता है। केंद्रीय उद्गार में दो प्लेटों की टक्कर होती है, ठीक है। इससे
ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है उसका भी एग्जाम्पल बता दिया और इसका भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया है ना। अब चलते हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार समझते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने समझा उद्गार के अकॉर्डिंग, है ना, कैसे लावा बाहर आ रहा है ना। अब समझते हैं ठीक है। तो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है। और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय को वो क्या बोलते हैं, एक्टिव, ठीक है। जो प्रक्षुब्ध होते हैं उसको बोलते हैं डोरमेंट, है ना। और शांत को बोलते हैं डेड, ठीक है। ये इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। सक्रिय को बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो, प्रक्षुब्ध को डोरमेंट वॉल्केनो और शांत को डेड वॉल्केनो, ठीक है। या फिर एक्सटेंट, इसको एक्सटेंट बोलते हैं, सॉरी, एक्सटेंट वॉल्केनो, ठीक है, शांत को। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं दोस्तों? देखिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनसे लगातार उद्गार हो रहा है, गैसें निकल रही हैं, जलवाष्प निकल रही हैं, ठीक है। उद्गार जिनमें होता रहता है ना, लावा बाहर आता रहता है, गैसें बाहर आती रहती हैं, ठीक है, अन्य पदार्थ बाहर आते रहते हैं, उन्हें हम जो बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी क्या होते हैं या फिर डोरमेंट क्या होते हैं? डोरमेंट ये होते हैं दोस्तों, देखिए, जिनका पहले कभी उद्गार हुआ परंतु काफ़ी टाइम से उद्गार इनमें नहीं हुआ है, मतलब लावा बाहर नहीं आया या फिर अन्य गैसें बाहर नहीं आई हैं, परंतु इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है या फिर लावा बाहर आ सकता है, उसे हम बोलते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक। और शांत क्या होता है या फिर एक्सटेंट क्या होता है? इसमें ये है दोस्तों कि इनमें पहले प्राचीन काल में कभी लावा बाहर आया था, इनमें विस्फोट हुआ था, परंतु अब फ्यूचर में इनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है या फिर लावा गैसें बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। सक्रिय क्या होता है? लगातार उद्गार होता रहता है ना, लगातार उद्गार होता रहता है, गैसें बाहर आती रहती हैं, ठीक है, शांत नहीं रहते हैं। प्रक्षुब्ध देखिए, प्रक्षुब्ध नाम से ही समझ में आ रहा है जो सोए हुए हैं, है ना, सोए हुए हैं मतलब कभी भी जाग सकते हैं ना, मतलब इनमें कभी विस्फोट हुआ था, लावा बाहर आया था, गैसें बाहर आई थी, परंतु काफ़ी टाइम से इनमें अभी उद्गार नहीं हुआ है, परंतु कभी भी हो सकता है ना। तो कभी भी उद्गार हो सकता है, ठीक है। और इसमें शांत में क्या हो जाएगा कि उद्गार होने की संभावना नहीं है, उद्गार होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो वो बोलते हैं शांत, मतलब इनमें क्या हुआ है, झीलों वगैरह का निर्माण हो गया है, ठीक है, काफ़ी टाइम से इनमें उद्गार नहीं हुआ है, उसमें पानी भर गया है, ठीक है, झीलों का निर्माण हो गया, तो इसमें कोई संभावना नहीं है, ठीक है। अब इनके हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी की समझ लेते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल, है ना। तो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, एक है किलायु। ये कहाँ है? हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। अमेरिका के आप इस साइड देखेंगे, है ना, पश्चिम में, तो आपको दिखाई देगा प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप, ठीक है। तो ये किलायु ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव, दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वो है किलायु ज्वालामुखी, जो कहाँ पर है? हवाई द्वीप में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉम वैली, हाँ, स्ट्रॉम वैली। स्ट्रॉम वैली ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है इटली में है ना। अभी मैंने आपको बताया था इटली भूमध्य सागर, इटली भूमध्य सागर, ठीक है। अब स्ट्रॉम वैली दोस्तों जो है, ठीक है, इसे भूमध्य सागर का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है ना। क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ भी इसे बोला जाता है, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को। क्यों बोला जाता है प्रकाश स्तंभ? क्योंकि देखिए मैंने बताया भूमध्य सागर में है, ठीक है। तो जो भी यहाँ से बोट वगैरह, नाविक वगैरह, नाव वगैरह निकलती हैं, ठीक है, तो उन्हें ये जो स्ट्रोम्बेली है ये इससे हमेशा गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं, गम, ठीक है। तो ये चमकता हुआ दिखाई देता है भूमध्य सागर में, ठीक है। इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों कोटोपैक्सी। कुछ महत्वपूर्ण ये एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका है ना, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ठीक है। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। सबसे ऊंचा, ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर है, और इक्वाडोर में है ना दोस्तों। इसके अलावा एक और है दोस्तों, चौथा, ओजेस डेल सराडो, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। ये भी दक्षिण अमेरिका में है और सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसकी भी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। ओजेस डेल सराडो को, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा एटना हो गया एक, एटना, ये भी कहाँ पर है? इटली में है, ठीक है। एटना हो गया, ठीक है। अगला हो गया माउंट अरेवस, माउंट एरेबस, ये अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं दोस्तों, है ना, जो मैंने आपको बता दी। एक और बैरन हमारा भारत में है ना, बैरन द्वीप, ठीक है। कहाँ पर है? भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लगातार उद्गार होता रहता है, गैसेस निकलती रहती हैं, जलवाष्प निकलती रहती हैं, लावा निकलता रहता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, सबसे पहले किलायू हवाई द्वीप में है, प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सक्रिय, दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। दूसरा स्ट्रोम्बली, इटली के भूमध्य सागर में से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तीसरा कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके अलावा ओजेस डेल सराडो, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। एटना इटली में है। माउंट अरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी है। और एक है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है ना। अब चलते हैं आगे, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी देखते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के एग्जाम्पल देखते हैं ना। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है। प्रक्षुब्ध के एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा विसुवियस, विसुवियस, ये भी कहाँ पर है? इटली में है ना, इटली भूमध्य सागर, ठीक है। इटली भूमध्य सागर में है। विसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है। इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा भारत में एक है नारकोंडम। देखिए हमारे भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन द्वीप, अभी हमने पढ़ा सक्रिय ज्वालामुखी में, ठीक है। और दूसरा है नारकोंडम, कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। दूसरा है नारकोंडम, ये कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ये कहाँ पर है? जापान, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, इसके अलावा और आप देख सकते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह में। अगला हो जाएगा किलीमंजारो, किलीमंजारो, ये कहाँ पर है? अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ये आपको याद रखना है। माउंट किलीमंजारो जो है वो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। कौन सा ज्वालामुखी है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है माउंट किलीमंजारो, ठीक है। तंजानिया में है ये, है ना, तंजानिया, तंजानिया, ठीक है। माउंट किलीमंजारो। इसके बाद अगला है क्राकाटोवा, क्राकाटोवा, क्राकाटोवा ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। सुंडा जल संधि के पास है क्राकाटोवा, इंडोनेशिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी थे, डोरमेंट ज्वालामुखी थे, ठीक है। एक था विसुवियस, इटली भूमध्य सागर
में स्थित है ये भी, ठीक है। इसके अलावा पहले हमने इटली के कौन कौन से पढ़े, एक एटना था और एक स्ट्रॉम वैली था, ठीक है। नारकोंडम भारत, फ्यूजियामा जापान, किलिमंजारो अफ्रीका सबसे ऊंची चोटी, क्राकाटोवा इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये प्रक्षुब्ध के हो गए। अब हम कुछ मृत ज्वालामुखी देख लेते हैं ना, मृत या फिर शांत। शांत ज्वालामुखी या फिर मृत भी इनको बोलते हैं, शांत मृत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी ना। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक हो जाएगा दोस्तों कोह सुल्तान, और एक हो जाएगा देवबंद, देवबंद, दोनों कहाँ पर है, ईरान, ठीक है। एक है कोह सुल्तान, एक है देवबंद, दोनों कहाँ पर है, ईरान। किसके एग्जाम्पल है, शांत ज्वालामुखी के, ठीक है। अगला हो जाएगा पोपा, कहाँ पर है, म्यांमार, ठीक है। पोपा म्यांमार, ये सेकंड हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। अगला हो जाएगा एकांकागुआ, एकांकागुआ, ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है, एंडीज पर्वत पर, ठीक है, अर्जेंटीना पर, एंडीज पर्वत पर है, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमने पढ़ी तब मैंने आपको बताया भी था कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, और ये अमेरिका वाले इस एरिया में, ठीक है, जापान वाले एरिया में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टकराती हैं आपस में, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ठीक है, कोह सुल्तान, देवबंद, पोपा और एकांकागुआ, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आज हमने ज्वालामुखी के बारे में समझा क्या होता है, इसके एग्जाम्पल देखिए, इससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, उद्गार के अनुसार इसके हमने प्रकार देखे, और ओवरऑल जो इनके प्रकार होते हैं सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा की। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जो ज्वालामुखी से आकृति बनती हैं, है ना, ज्वालामुखी उद्गार से जो आकृतियाँ बनती हैं, है ना, स्थल के अंदर और स्थल के बाहर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको चर्चा करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।